जो भी तुम लोग डाउट नंबर लिख रहे हो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर कुछ और पूछना है किसी को तो नंबर लिखना तभी, ठीक है। नहीं, जो नंबर्स लिख दिए वो मत लिखो, जो नंबर्स नहीं लिखे हैं मैंने सिर्फ वही लिख दो। अभी पहले ओनली एच सेक्शन में। प्रेम शंकर, अभी अपन आज ट्राई कर लेते हैं, अगर कंफर्टेबल रहा तो यहाँ शुरू कर लेंगे, अगर प्रॉब्लम आई तो गूगल मीट तो है ही अपना। आई सेक्शन में मैं बाद में डिस्कस करूंगा किरण, पहले अभी हम सिर्फ एच सेक्शन की बात कर रहे हैं। हमें क्वेश्चन ने इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करने को बोला है। कॉट इनवर्स के अंदर का नंबर तो बिलोंग्स टू आर हो सकता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, बट यहाँ पे सिंस रूट भी है तो रूट की वजह से रूट के अंदर का एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। जबकि कॉस इनवर्स के अंदर का जो नंबर है वो -1 to 1 लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स के अंदर का नंबर सिंस रूट का आउटपुट है तो हमेशा 0 या 0 से तो बड़ा ही होगा, वो तो प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन x² + 3x + 1 < 1 होना चाहिए। कॉस इनवर्स की वजह से कॉस इनवर्स के अंदर की क्वांटिटी < 1 होनी चाहिए। इस इनइक्वालिटी को अगर अपन देखेंगे तो ये लिखा हुआ है x² + 3x < 0 और ये लिखा हुआ है x² + 3x < 0। और दोनों इनइक्वालिटीज के बीच में एंड वर्ड है तो दोनों एक साथ होल्ड करने के लिए x²+3x = 0 होना चाहिए। तो x की सिर्फ दो वैल्यूज आएंगी डोमेन में, 0 और -3। जैसे जिन लोगों को H4 में डाउट है, जैसे उन्होंने H3 कर लिया, तो H3 में डोमेन जिस मेथड से लिखा है उसी मेथड से सेम अपन को H4 में डोमेन लिखना है कि जो साइन वर्स x है ये -1, इसमें x -1 से 1 लाई करना चाहिए। कॉट इनवर्स x में x कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोसेक इनवर्स x में x -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी होना चाहिए। तो देखना डोमेन में सिर्फ ये दो पॉइंट्स आ रहे हैं H4 में। यहां पे किसी को डाउट है तो अभी लिख दो। मैंने कहा साइन इनवर्स x का जो x है वो तो -1 से 1 लाई करना चाहिए, जबकि कोसेक इनवर्स x का जो x है वो -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी लाई करना चाहिए। और दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ओनली 2 एलिमेंट्स डोमेन में आ जाएंगे। अगर ओनली 2 एलिमेंट ही डोमेन में है और क्वेश्चन ने रेंज पूछा है तो हमारे रेंज का आंसर f(-1, f(1) हो जाएगा। अब हमें बस x = -1 और x = 1 पे y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। f(-1) इस फंक्शन के अकॉर्डिंग -π/2, 3π/4, -π/2 और ये कितना हो गया। एक मिनट, मैंने गलत लिख दिया। ये वाला फंक्शन जो है H4 का है। H4 में तो
साइन वर्स, टेन वर्स और सेक इनवर्स है। मैंने कोसेक इनवर्स ट्रीट कर लिया था। साइन वर्स, ठीक है, उसके बाद टेन वर्स एक्स, तो टेन वर्स एक्स की वैल्यू -π/4 आ जाएगी। और उसके बाद है सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई आ जाएगी। देखना, ये समझ आ गया क्या? एक्स इक्वल टू -1 पे साइन वर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर लिख दिया ना H4। कुलदीप, क्वेश्चन नंबर H4 की अपन बात कर रहे हैं और डोमेन ये है, उसके अकॉर्डिंग रेंज ये हो जाएगा। एफ ऑफ -1 फाइंड करने के लिए एक्स की जगह -1 पुट किया, तो ये साइन वर्स एक्स, टेन वर्स एक्स और सेकंड वर्स एक्स की वैल्यू हो गई। H इक्वल टू 1 पे साइन वर्स एक्स, टेन वर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। तो ये दो नंबर्स जो है वो रेंज के आंसर में आ जाएंगे, ठीक है। ओके, शीट मोबाइल में ही है, ठीक है, मैं क्वेश्चन भी लिख दूंगा। क्वेश्चन नंबर H5 क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोसेक इनवर्स कॉस एक्स ये वास्तविक कब है? कोसेक इनवर्स को डिफाइन होने के लिए कोसेक इनवर्स के अंदर की क्वांटिटी -∞ से -1 या 1 से इंफिनिटी लाई करनी चाहिए, जबकि सुदेश कौन सा क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन वापस बताना है। लास्ट वाले क्वेश्चन में पहले हमने प्रांत लिखा है, डोमेन लिखा है, अगर इसमें कुछ पूछना है तो पहले बता दो। किसी को भी फर्स्ट स्टेप डोमेन लिखने में अगर कोई डाउट है तो पहले बोल दो। उसके बाद रेंज के लिए हमने कहा कि अगर x के सिर्फ दो वैल्यूज हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग y की भी सिर्फ दो वैल्यूज होंगी, ठीक है। y की ये जो दो वैल्यूज हैं वो हम x इक्वल टू 1 और -1 फंक्शन में पुट करके फाइंड कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के बाद y की दो वैल्यूज ये आ रही हैं और ये वैल्यूज तुम खुद भी आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर H5 में क्वेश्चन ने बोला है कि ये वास्तविक कब है, तो उसके लिए कोसेक इनवर्स के अंदर की क्वांटिटी तो -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी होनी चाहिए, जबकि कॉस इनवर्स खुद सिर्फ -1 से 1 लाई कर सकता है। तो ये दोनों चीज एक साथ पॉसिबल कब है? जब कॉस एक्स की वैल्यू या तो 1 हो जाए या फिर -1 हो जाए। तो जो क्वेश्चन ने बोला है उसके अकॉर्डिंग x इक्वल टू n पाई हो जाएगा। जब भी x बराबर n पाई होगा ये नंबर +1 या -1 होगा और उस केस में कॉस कोसेक इनवर्स x परिभाषित हो जाएगा और इनके अलावा किसी भी केस में कोसेक इनवर्स x परिभाषित नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर H6 ये है जिसमें y बराबर साइन वर्स 2x प्लस π/6, इसका हमें प्रांत फाइंड करना है। ये तो वैसे सिंपल क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों पूछा है कि हम साइन वर्स 2x प्लस π/6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो साइन वर्स 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -π/6 हो गया। यहां से 2x ग्रेटर देन इक्वल टू साइन ऑफ -π/6 यानी कि -½ आ जाएगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/4 हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें अगर साइन इनवर्स के डोमेन की बात करनी है तो यहाँ पे साइन इनवर्स के अंदर 2x लिखा हुआ है, तो 2x -1 से 1 लाई करना चाहिए। अभी मैं करता हूं। तो यहां से x -½ से हाफ हो गया और यहां पे x -1/4 से बड़ा है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो x -1/4 से
तो एक बार H6 देख लो, अगर कोई स्टेप पूछना है तो, जिनको H5 में डाउट है। राम अभी डाउट नहीं है H5 में? H5 और H6 दोनों के सॉल्यूशंस बोर्ड पर हैं, तो किसी को कुछ पूछना है तो बता दो। क्वेश्चन नंबर H8 ने क्वेश्चन नंबर H8 ने इस इक्वेशन को सॉल्व करने को बोला है। अब इस इक्वेशन में समझने की बात क्या है कि कॉट इनवर्स के अंदर जो लिखा है, कॉट इनवर्स के अंदर जो लिखा है वो क्वांटिटी ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इस क्वांटिटी को, सिंस ये नेगेटिव नहीं हो सकती, तो कॉट इनवर्स का आंसर हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अभी ये क्वांटिटी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, तो इसका आंसर 0 से लेके पाई तक आ सकता है, लेकिन इसका आंसर ओनली 0 से लेके पाई/2 तक आएगा, और इसका आंसर 0 से लेके पाई तक आएगा। यहां तक की बात देखो, समझ आ गई क्या? रूट का आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इस वजह से ये नंबर कभी नेगेटिव नहीं हो रहा, तो कॉट इनवर्स का आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से पाई/2 में आएगा। ये पूरी रेंज ले सकता है अभी अपनी, ठीक है। बट इन दोनों का सम मिलके हमें 3 पाई/2 बनाना है, तो वो कब पॉसिबल है? जब ये दोनों अपनी अपनी मैक्सिमम वैल्यूज ले लें। अगर ये बोला जाए, एक सिंपल सा क्वेश्चन समझने के लिए, कि साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर 2, तो ये कब पॉसिबल होगा? जब साइन एक्स भी 1 हो जाए एंड साइन वाई भी 1 हो जाए, जब दोनों दोनों अपनी मैक्सिमम वैल्यूज ले लें। तो सेम चीज यहां पे है कि ये दोनों एंगल जब अपनी अपनी मैक्सिमम वैल्यूज लेंगे, तभी जाके ये 3 पाई/2 पॉसिबल है, उसके अलावा कभी भी पॉसिबल नहीं है। अब कॉट इनवर्स समथिंग की वैल्यू पाई/2 कब आएगी? जब कॉट इनवर्स के अंदर की क्वांटिटी 0 हो जाए। दैट मीन्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर 0, तो x की वैल्यू +-2 आ गई। एंड कॉस इनवर्स के अंदर की क्वांटिटी, मतलब इसको क्या रखें कि आंसर पाई आ जाए, तो कॉस इनवर्स के अंदर की क्वांटिटी -1 होनी चाहिए, तो x² - 5 इक्वल टू -1, तो अगेन x इक्वल टू +-2 ही आ रहा है। हाँ, रिकॉर्ड रहेगा। तो यहाँ पे दोनों से ही x इक्वल टू +-2 आ रहा है, और दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो हमारा फाइनल आंसर +-2 हो जाएगा। बाई चांस सेकंड वाले केस से x इज इक्वल टू 2 और 3 आ जाता फॉर एग्जांपल, तो फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेते तो हमारा आंसर x बराबर 2 ही होता केवल। अभी तो दोनों से ही +-2 आ रहा है, ठीक है। अभी आई सेक्शन के डाउट्स लिख दो। आई सेक्शन में जो डाउट्स हैं वो लिख दो। I3 एंड I4। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और थीटा ये है, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x तो हो गया पाई/2, और पाई/2 माइनस टेन इनवर्स x जो है, ये कॉट इनवर्स x हो गया।
लेकिन अब x जो है वो कौन से अंतराल में है, x क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0 या 0 से बड़ा है, और इस साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स की प्रांत के अकॉर्डिंग 1 से छोटा होगा। तो हम x को केवल इस अंतराल में यूज कर सकते हैं। और अगर x 0 से 1 है तो कॉट इनवर्स x यानी कि जो थीटा है ये कॉट इनवर्स 1 से कॉट इनवर्स 0 तक लाई कर जाएगा, यानी कि π/4 से π/2 तक लाई कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉमन मिस्टेक यही होती है कि इतना तो सबने कर लिया कि थीटा बराबर कॉट इनवर्स x आ गया, लेकिन उसके बाद सिर्फ इसका ध्यान रखा कि x ग्रेटर इक्वल टू 0 है, इनके प्रांत का ध्यान नहीं रखा। हमें इनके प्रांत का भी ध्यान रखना है, और इनके प्रांत की वजह से x अब 0 से 1 लाई कर सकता है ओनली। x 0 से 1 है तो थीटा जो है वो π/4 से π/2 लाई करेगा। अपन को पता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2 होता है। तो अगर इन दोनों का सम π/2 है तो ये तभी पॉसिबल है जब e की पावर माइनस एक्स और मॉड ऑफ लॉग ऑफ x ये दोनों बराबर हो जाएं। ऐसे भी कर सकते हो कि इसको अपन यहां ले गए, π/2 माइनस tan इनवर्स करके लिखा, वो cot इनवर्स e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। तो cot इनवर्स मॉड ऑफ लॉग ऑफ x बराबर cot इनवर्स e की पावर माइनस एक्स तभी पॉसिबल है जब e की पावर माइनस एक्स और मॉड ऑफ लॉग ऑफ x बराबर हो जाए। अब इस इक्वेशन के हलों की संख्या बताने के लिए इन दोनों का ग्राफ बना लेंगे। y बराबर e की पावर माइनस एक्स, इसका ग्राफ तो ये बन जाएगा। ठीक है, और y बराबर मॉड ऑफ लॉग ऑफ x, इसका ग्राफ ये बन जाएगा। तो ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं। कुलदीप कौन से क्वेश्चन में 10 क्यों नहीं लिया? नहीं, ये जो इक्वेशन है ये ट्रांसीडेंटल इक्वेशन है, मतलब ऐसी इक्वेशन जिनमें दोनों फंक्शंस का नेचर अलग अलग है। एक यहाँ पे लॉग का फंक्शन है, एक यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ऐसी इक्वेशंस को या तो हम हिट एंड ट्रायल से सॉल्व कर सकते हैं या फिर ग्राफ बना के सॉल्व कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल से सॉल्व कर पाना हमेशा जरूरी नहीं है, तो हमने यहाँ पे ग्राफ से सॉल्व किया। बिना ग्राफ के सॉल्व करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। कई सारे केसेस ऐसे हैं जिनको, फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा केस, x बराबर साइन एक्स, इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन एक ट्रांसीडेंटल इक्वेशन है, इसे हम बिना ग्राफ के सॉल्व नहीं कर सकते। और एक और पॉइंट यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि कई सारे लोग ग्राफ से घबराते हैं। ग्राफ एक बहुत ही सिंपल चीज है। अगर तुम्हें ग्राफ में कुछ भी डाउट है, अपना ग्राफ का जो कंसेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग करो, बिकॉज ग्राफ का यूज कई जगह आता है और ग्राफ की वजह से कई सारे क्वेश्चंस रिलेटिवली काफी सिंपल हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो दोनों ग्राफ हमने ड्रॉ किए हैं दोनों ही बिल्कुल बेसिक ग्राफ हैं। y बराबर e की पावर माइनस एक्स और y बराबर log x का मॉड। मॉड जो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन है वो तुमने पढ़ भी लिया होगा लास्ट ईयर, कि log x तो इस तरह से होता है, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, और मॉड लिया तो नेगेटिव वाला पार्ट रिफ्लेक्ट होके ऊपर चला गया। लास्ट वाले क्वेश्चन में जो डाउट था कुलदीप का कि 10 क्यों नहीं लिया, दोनों साइड 10 क्यों नहीं लिया? नहीं, हमें तो टेन थीटा नहीं चाहिए था, हमें थीटा की रेंज फाइंड करनी थी कि थीटा कौन से अंतराल में है। तो हमने उसके लिए पहले इन दोनों को ऐड करके लिखा और फिर वापस से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी लगा के कॉट इनवर्स एक्स लिख दिया। अब अगर हम ये बोल रहे हैं कि थीटा बराबर कॉट इनवर्स एक्स, तो इस इक्वेशन में दोनों साइड टेन लेने या कॉट लेने से कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। तो हमें तो सिंस थीटा की रेंज फाइंड करनी थी तो हमने इस तरह से थीटा की रेंज फाइंड कर ली लास्ट वाले क्वेश्चन में। ठीक है, वैसे थोड़ा मुझे ये लग रहा है कि डिस्कशन के पर्पज से तो गूगल मीट बेटर है, क्योंकि यहाँ पे तुम अपना डाउट प्रॉपर बोल के डिस्कस नहीं कर पा रहे हो। पढ़ाने के पर्पज से यूट्यूब बेटर है। तो चलो अभी अपन जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं। इस वाले क्वेश्चन नंबर I4 में कुछ किसी को पूछना है तो बता दो, अभी बिना ग्राफ के हम सॉल्व नहीं कर सकते।
तो ये इक्वेशन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्टली साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। साइन वर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला यूज क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज हमने जब कल फॉर्मूले नोट किए थे तो उसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, तभी वो फॉर्मूले नोट किए थे। और अभी इस केस में तो एक्स जो है वो वेरिएबल है, तो अपन को नहीं पता कि ये एक्सप्रेशन में एक्स नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा। चलो हमने ये आइडेंटिफाई भी कर लिया कि पॉजिटिव है, उस केस में भी प्रॉब्लम है, बिकॉज साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई के दो फॉर्मूले हैं। तो हमें कौन सा यूज करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन वन वाला यूज करें या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन वन वाला यूज करें, ये ये अपन नहीं बता सकते। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए अपने पास मेथड क्या है कि हम अगेन ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री में भी तुम्हें ध्यान रखना है कि जैसे साइन एक्स इक्वल टू हाफ ऐसे कुछ लिखा होता है, तो हमारा एक्स का आंसर एक ही नहीं आता, एक जनरल सॉल्यूशन आता है। ठीक है, अब उसमें भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को, ये तो सिंपल केस हो गया, बट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक बेसिक रूल क्या होता है कि हमेशा जो भी हमने इक्वेशन सॉल्व करी है उसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आ रहा है उस आंसर को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके भी चेक करना होता है, बिकॉज कई बार डोमेन की वजह से कुछ आंसर्स रिजेक्ट हो जाते हैं। इस चीज को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। इसका आंसर बताओ। इसका एक्स का आंसर बताओ क्या आएगा। ये लिखा हुआ है टेन ऑफ 2x माइनस एक्स इक्वल टू 1, 5/4। राम का आंसर आया 5/4, तो जनरल आंसर एन पाई प्लस 5/4 बोलोगे। ठीक है, बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अभी देखो अगर शायद पहले का तुम्हें ध्यान नहीं है तो इंपॉर्टेंट चीज है ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, जब भी हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, नो आंसर, तो हमेशा उसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है उस आंसर को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके जरूर चेक करना है। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 10x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू एन पाई प्लस पाई/4 आ जाएगा। अब एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मान लो पाई/4 ले लिया, तो x इक्वल टू पाई/4 पे tan 2x डिफाइन ही नहीं हो रहा। ठीक है, और tan 2x डिफाइन नहीं हो रहा, तो ये वाला सॉल्यूशन रिजेक्ट हो जाएगा और हमारा आंसर x बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा। तो हमेशा अपन को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ये चीज चेक करनी है, और अब यही चीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में भी चेक करनी है कि हमेशा जो भी आंसर आ जाए उसे ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके चेक करना है कि वो आंसर एक्सेप्टेबल भी है या नहीं है। तो एक बार इसका मेथड देख लेते हैं, ये तो पॉइंट अब सबको समझ आ गया होगा। इसके लिए हमने दोनों तरफ साइन लिया, या ऐसा कर लिया पहले, थोड़ा सिंपल लगेगा। साइन वर्स एक्स को ट्रांसफर कर लिया और दोनों तरफ साइन लिया। तो यहां पे तो ये 2x हो गया, और अभी हमने प्रॉपर्टी 1 यूज करी है, ट्रिग ऑफ ट्रिग इनवर्स एक्स इज ऑलवेज एक्स इन डोमेन। यहां पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो साइन ए, या मैं वैल्यूज लिख देता हूं, साइन ए ये हो गया, कॉस बी, बी एंगल ये है तो कॉस बी समझ आ गया होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी।
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब ये x में एक सिंपल इक्वेशन है, इसको तुम लोग सॉल्व कर ही सकते हो। तो इसको यहां पर लेके आए तो ये 5x/2 बराबर √3/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर ली, नीरज x इज इक्वल टू हाफ आ रहा है। नहीं, x इज इक्वल टू हाफ नहीं आ रहा, हाफ तब आता जब यहाँ, नहीं हाफ तो आता ही नहीं है इसमें कभी। तो एक बार देखना, ये हमने अभी अभी अपना सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वापस से देख लो कि हमने एक साइन वर्स को वहां ट्रांसफर करके दोनों तरफ साइन ले लिया, साइन ऑफ साइन वर्स 2x, तो 2x हो गया। यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज किया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इस हाफ एक्स को इधर ट्रांसफर करने के बाद बिना ट्रांसफर किए भी साइन ले सकते हो और सॉल्व भी हो जाएगा। बस कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी होगी। अभी हमने क्या किया, जो कैलकुलेशन करी है वो √3/2 हाफ, यानी कि नंबर्स के साथ एक्स की कैलकुलेशन करी है। अगर तुमने इसी स्टेप में भी हो जाएगा, लेकिन बस क्या है कि अब साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में ये दोनों ही एक्सप्रेशन वेरिएबल चलेंगे, तो उनमें बस कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी, थोड़ी सी लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगी, अदरवाइज मेथड सही है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी अपन ने इस तरह से सॉल्व किया और स्क्वायरिंग करने के सॉरी ट्रांसफर करने के बाद स्क्वायरिंग कर ली। फाइनल एक्स के ये दो आंसर्स आए, लेकिन इन एक्स के आंसर्स को हम यहां पुट करके चेक करेंगे कि ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अब अगर हम x बराबर +3/√3/28 को यहाँ चेक करें, तो चेक क्या करना है, हमें यहाँ पुट करके पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिर्फ ये चेक करना है कि अगर हमने x को नेगेटिव पुट किया तो ये वाला आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ये वाला आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, जबकि ये वाला आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है। तो x नेगेटिव नहीं हो सकता, x सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही ले सकता है। तो यहाँ पे बस इतना चेक करना है, पूरा पुट करके कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो हमने कहा कि ये जो दो आंसर्स आ रहे हैं, तो ये सही है और ये गलत है। पॉजिटिव का √3/28 सही है और नेगेटिव वाला आंसर गलत है। ठीक है, तो एक बार ये नोट कर लो सॉल्यूशन, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं।
किसी का आंसर नहीं आया क्या? टेन वर्स 2x को ट्रांसफर करके 1 and -1/6। रोहित का आंसर आया 1 and -1/6। चलो और देखते हैं कि अपन ने ये टेन वर्स 2x को ट्रांसफर करके दोनों साइड 10 ले लिया। 10a - b, 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b। तो 10a इटसेल्फ जो है वो -1 है, विनय बंसल का 1 ओनली। सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3x - 6x² इक्वल टू -1 - 2x। 6x² प्लस x -1 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करने के बाद x इक्वल टू -1/6। हाँ ठीक है, -1/6 और 1 आता है। बट वापस से वही पॉइंट कि अगर x नेगेटिव होगा तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो आंसर नेगेटिव होगा, जबकि राइट साइड में पॉजिटिव लिखा हुआ है। तो -1/6 रिजेक्ट हो जाएगा और 1 एक्सेप्ट हो जाएगा। 1 में तो ये भी पॉजिटिव एंगल है, ये भी पॉजिटिव एंगल है, तो दो एंगल्स पॉजिटिव का सम मिलके 3π/4 बन सकता है। लेकिन नेगेटिव वाले केस में ये दोनों ही फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल हो गए, नेगेटिव एंगल्स हो गए, तो इसलिए ठीक है, ओनली 1 आंसर आ जाएगा। तो सभी को इस तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इक्वेशंस ट्रिग्नोमेट्री लगा के सॉल्व करने का मेथड समझ आ गया। बट सिंस हम ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री की जो कंडीशन होती है कि जो लास्ट स्टेप में आंसर आ रहा है वो पुट करके चेक करना है, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है,
कि मेरी कैलकुलेशन सही है गलत है? तो कैलकुलेशन देख लेना। तो अपन ने अब x बराबर 2 आया है, x बराबर 2 अब यहाँ पे पुट करके चेक जरूर करना है। तो x बराबर 2 पे ये नंबर पॉजिटिव है, ये नंबर पॉजिटिव है, जबकि ये नंबर नेगेटिव है। तो हम x इक्वल टू 2 को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और कई सारे लोगों ने सही आंसर भी दिया है, उमंग, सियाराम, रोहित, इस तरह से। तो x इक्वल टू 2 पे ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो लेफ्ट साइड पॉजिटिव लिखा हुआ है, जबकि राइट साइड जो है वो नेगेटिव लिखा हुआ है। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 भी रिजेक्ट हो जाएगा। एंड फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू 5। नहीं, अमन ने बोला फास्ट, मतलब फास्ट लग रहा है या फास्ट करना है? मतलब स्लो करना है कि फास्ट करना है? तो नेक्स्ट इज समेशन ऑफ सीरीज। अब इस तरह से यहाँ पे 10 वर्स में एक सीरीज लिखी हुई है, और इस सीरीज के इनफाइनाइट टर्म्स का सम अपन को फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसमें हम ये कर सकते हैं कि इसका अगर हम जनरल टर्म लिखें, तो इसका जो जनरल टर्म है पैटर्न के अकॉर्डिंग सभी जगह एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, एक्स, 3x, 5x, 7x, 1 3 5 7, तो ये एक एपी हो गई। और इस एपी का जो जनरल टर्म है ये 2n-1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम 2n-1 इंटू एक्स लिख सकते हैं। जो आगे का पैटर्न है वो है 1 3 7 13 एंड सो ऑन। ये वाली जो सीरीज है ये एपी नहीं है, और ये कोई भी एपी जीपी एचपी स्टैंडर्ड सीरीज भी नहीं है। तो ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए अपन ने लास्ट ईयर सीक्वेंस एंड सीरीज में डिस्कस किया था कि हम इनका जो है डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे डिफरेंस 2 है, 4 है, 6 है, यहाँ पे डिफरेंस 2 है, यहाँ पे डिफरेंस 2 है। तो इनका सेकंड ऑर्डर डिफरेंस कांस्टेंट है। तो इस सीरीज का टीएन हम an स्क्वायर प्लस bn प्लस c मान लेंगे। ठीक है, और n बराबर 1 2 3 पुट करके एबीसी की वैल्यूज आ जाएंगी।
नहीं, ये एजीपी नहीं है। यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस फाइंड किया, सेकंड ऑर्डर डिफरेंस फाइंड किया, और सिंस सेकंड ऑर्डर डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है तो हम इसके टीएन को an स्क्वायर प्लस bn प्लस c मान लेंगे, और n बराबर 1, 2 और 3 पुट करके हम abc की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। ये मेथड सबको ध्यान होगा, सीक्वेंस सीरीज के लास्ट में ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो n को अगर अपन ने 1 पुट किया तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1, तो ये कैलकुलेशन का पार्ट तुम लोग स्किप कर सकते हो। नहीं नहीं रोहित, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये नहीं पढ़ाया गया होगा, ये पढ़ाया गया होगा सभी को, ठीक है, तुम्हें अभी ध्यान नहीं होगा। तो वापस एक बार मैं बोल रहा हूं कि सबसे पहले हमने इस सीरीज का जनरल टर्म लिखा। एक बार सीक्वेंस सीरीज जो ये बोल रहा है ना कि राम, ओके, नहीं बताया या बताया है, वैसे मोस्ट प्रोबेबली बताया ही होगा बिकॉज शीट में इसके क्वेश्चंस हैं, इस मेथड के बिना वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते। तुम लोगों को ध्यान नहीं होगा तो एक बार सीक्वेंस सीरीज के नोट्स अभी घर जाके रिवाइज कर लेना, और अगर कुछ डाउट आता है तो उसके बाद हम कल क्लास में, यहाँ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी इस जो अपन कंसेप्ट की बात कर रहे हैं हम उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ ओके, ये हो सकता है दूसरे मेथड से बताया हो। तो अभी हमने कहा कि एक बार इसका जो जनरल टर्म है, ऊपर तो सभी जगह 1 लिखा हुआ है, नीचे फर्स्ट टर्म में सभी जगह एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद x 2 3x 5x 7x जो कोफिशिएंट है वो 1 3 5 7 है, और ये एपी में है, तो इस एपी का जनरल टर्म 2n माइनस 1 हो जाएगा। ओके ओके, नहीं बताया, ठीक है। इस एपी का जनरल टर्म 2n माइनस 1 हो जाएगा। तो यहां तक की बात तो सबको समझ आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद में जो है वो 1 3 7 13, 1 3 7 13, इस सीक्वेंस जब भी कोई सीरीज स्टैंडर्ड सीरीज नहीं है, अब मैं मेथड को बता रहा हूं उसको देख लेना, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है कि जब भी कोई सीरीज स्टैंडर्ड सीरीज यानी कि एपी जीपी एचपी नहीं है, उस केस में हम इस सीरीज के जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, जो क्रमागत पद हैं, उनका अंतर तब तक फाइंड करेंगे जब तक कि वो अंतर या तो कांस्टेंट नहीं आ जाए या फिर जीपी में नहीं आ जाए, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों का अंतर 2, इनका अंतर 4, इनका अंतर 6, ये अभी कांस्टेंट नहीं आ रहा, सारे अलग अलग आ रहे हैं। वापस से सेम चीज रिपीट करी, इन दोनों का अंतर 2, इन दोनों का अंतर 2, अब इनका जो डिफरेंस यानी कि ये जो नंबर आ रहा है ये कांस्टेंट सेम नंबर आने लग गया। अब ये तो है गिवन सीरीज, ये है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, और ये है सेकंड ऑर्डर डिफरेंस। तो यहां पे सेकंड ऑर्डर डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है। कुलदीप, सेम नहीं आए तो डिफरेंट का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस है जिसमें सारे टर्म्स अलग अलग आ रहे हैं, यहाँ पे ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंस है जिसमें सारे के सारे टर्म्स सेम आ रहे हैं। तो अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंस कांस्टेंट आ जाएगा तो हम उस सीक्वेंस का टीएन सेकंड डिग्री का एक्सप्रेशन मान लेंगे। तो यहाँ पे अपन ने ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी माना है। मान लो एक और स्टेप के बाद यानी कि थर्ड ऑर्डर डिफरेंस कांस्टेंट आता तो हम ए एन क्यूब प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी यानी कि क्यूबिक एक्सप्रेशन कंसिडर करते टीएन को। अभी सिंस सेकंड ऑर्डर डिफरेंस कांस्टेंट है तो हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक लिया है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आएगा तो फिर थर्ड आएगा, थर्ड नहीं आएगा तो फोर्थ आएगा। अगर एनएच ऑर्डर डिफरेंस कांस्टेंट है तो मैं ऐसा करूंगा, इसका जो रिलेटेड कंसेप्ट है वो ग्रुप पे शेयर कर दूंगा तो तुम उसको पढ़ भी लेना। कंसेप्ट यही है कि अगर एनएच ऑर्डर डिफरेंस कांस्टेंट है
तो हम n डिग्री का एक्सप्रेशन Tn के लिए मान लेंगे। ठीक है, मान लो 5वें ऑर्डर का डिफरेंस कांस्टेंट आता तो हम डिग्री 5 का एक्सप्रेशन यहां मान लेते। अब a सिंस डिग्री 2 का एक्सप्रेशन है और a b और c तीन अननोन है, तो अपन को तीन इक्वेशन चाहिए। ये तीन इक्वेशन अपन यहां से बना लेंगे। कैसे बना लेंगे? n बराबर 1 पुट किया तो ये T1 बन गया। T1 बराबर a प्लस बी प्लस सी, और T1 जो है वो 1 है। ठीक है, T2 बराबर 4a प्लस 2b प्लस सी, T2 यहाँ पे 3 है। और इसी तरह से, ठीक है, और इसी तरह से हमने n को 3 पुट किया तो ये 9a प्लस 3b प्लस सी बराबर थर्ड टर्म T3 7 आ गया। इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें ABC फाइंड करना है। सॉल्व करने के बाद a1 b माइनस 1 और c बना रहा है। अभी सिंस मैं मान के चल रहा हूं कि तुम्हें ये बहुत ज्यादा समझ नहीं आया होगा, कुछ लोगों को आ भी गया होगा, पर अभी अपने लिए ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी तो हम बात करें इस क्वेश्चन की। तो इसका जो जनरल टर्म आ रहा है वो n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 आ रहा है। ठीक है, ये वाला जो सारा की सारा पार्ट है, ये मैं वापस से एक बार इसको या तो ग्रुप पे शेयर कर दूंगा या फिर अपन नेक्स्ट क्लास में गूगल मीट में डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए हम वापस से इसी क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो इस पैटर्न का जनरल टर्म ये बन गया। अब मैं इसको हटा रहा हूं। ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है tan इनवर्स। अब जब भी हम पैटर्न का जनरल टर्म लिख लें, हमेशा अब हम इस टेनवर्स को टेनवर्स x माइनस टेनवर्स y, उसका फॉर्मूला x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना ट्राई करेंगे कि टेनवर्स के अंदर का एक्सप्रेशन इस वाली फॉर्म में बन जाए। इस फॉर्म में बनाने के लिए सबसे पहले तो ये 1 बना लो, अगर नहीं है तो। यहाँ 1 ऑलरेडी है तो हमने ये 1 बना लिया। उसके बाद जो बचा मैं वो यहाँ पे लिख रहा हूं, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2n माइनस 1x प्लस एन स्क्वायर माइनस एन। तो ये वाला 1 तो ये वाला 1 हो गया। अब 1 के बाद जो बचा है वो दो फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन में लिखा होना चाहिए, x इंटू वाई। तो इसको जब हम दो फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे तो ये tan वर्स 1 प्लस, देखो x माइनस एन माइनस 1, ये तो लिखा हुआ है n इंटू एन माइनस 1, ये लिखा हुआ है n प्लस एन माइनस 1। तो इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स x माइनस एन और x माइनस एन माइनस 1 हो जाएगा। हम अभी Tn की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक की बात देखो समझ आ गई क्या? हमने कहा एक तो सबसे पहले 1 बनाना है, उसके बाद जो भी बचेगा उसको दो फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है, और ये एक्सप्रेशन इस तरह से दो फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद का स्टेप क्या है कि ये जो दो फैक्टर्स हमने लिखे हैं, इन दोनों का अंतर ऊपर लिखा होना चाहिए, और इन दोनों का अंतर 1 है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है। तो इसको अगर अपन ऊपर लिखेंगे तो ये x माइनस एन माइनस एक्स माइनस एन माइनस 1 ये बन गया। तो ये फाइनली जो बन रहा है ये tan इनवर्स x माइनस एन, यहां पे या तो मैं ब्रैकेट में x, इन ये जो ब्रैकेट लिखा हुआ है, सिंस ब्रैकेट में n माइनस 1 है तो ये ब्रैकेट x माइनस एन प्लस 1 लिखा हुआ है इफेक्टिवली, और x माइनस एन प्लस 1 और x माइनस एन का डिफरेंस 1 बन जाएगा। और ये आप tan वर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, tan वर्स x माइनस tan वर्स y बन जाएगा। और tan वर्स x माइनस tan वर्स y यानी कि इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो अब उसके बाद का स्टेप क्या है कि जो गिवन सीरीज है ये है समेशन ऑफ, या पहले मैं एस एन की भी बात कर लेता हूं, दोनों केस कवर हो जाएंगे।
ठीक है। अब इसके आगे का जो मेथड है bn-bn-1 मेथड, वो भी लास्ट ईयर सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा था। तो उसका मेथड का यूज करेंगे कि हम अब n की वैल्यूज को पुट करेंगे। तो ये जो लिखा हुआ है, ये tan वर्स x माइनस tan वर्स x-1। ये स्टेप हटा रहा हूं मैं, किसको नोट करना है तो कर लो। अब एक बार बोर्ड पर देखना, फिर आगे नोट कर लेना। तो हमने फर्स्ट पर्पस था कि जो इसका जनरल टर्म है उसको tan वर्स x माइनस tan वर्स y के फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है। इसमें समझ तो वैसे आ जाना चाहिए, बट अगर कुछ भी डाउट है अभी, तो अपन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में उसको कवर कर लेंगे। तो tan वर्स x माइनस tan वर्स y के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये जो क्वेश्चन है वो इस तरह से हमने समेशन की फॉर्म में लिखा, लेकिन अभी मैंने एस एन लिखा है, सम ऑफ एन टर्म्स। एन की वैल्यूज पुट करेंगे तो एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 2, एन इक्वल टू एंड सो ऑन पुट करने के बाद ये n इक्वल टू एन पे हो गया। इस वाले केस में जो ऑल्टरनेट टर्म्स हैं वो कैंसिल हो रही है। tan वर्स x का कैंसिलेशन यहां से हो रहा है, तो tan वर्स x+1 का कैंसिलेशन आगे से हो जाएगा। फर्स्ट ब्रैकेट की नेगेटिव टर्म बच रही है, तो लास्ट ब्रैकेट की पॉजिटिव टर्म बचेगी और ये कहीं से कैंसिल हो जाएगी। तो ये टर्म बचा और ये टर्म बचा, यानी कि ये तो हो गया एस एन का आंसर। अगर अपन को एस इंफिनिटी चाहिए तो एन की जगह इंफिनिटी पुट करेंगे, tan वर्स के अंदर इंफिनिटी बन जाएगा। tan वर्स इंफिनिटी हो जाता है π/2। तो हमारा फाइनल आंसर π/2 माइनस tan इनवर्स x, यानी कि cot इनवर्स x आ जाएगा। तो ये इस पूरे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हुआ। एक बार इस पूरे सॉल्यूशन को नोट कर लो। अब इसमें तुम्हें दो चीजें, एक तो जो हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ा था, मेथड ऑफ डिफरेंस, जो हम अभी an² प्लस bn+c लेके डिस्कस कर रहे थे, वो रिवाइज करना है। कुछ लोग कह रहे हैं पढ़ा है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं पढ़ा है, तो एक बार मैं वापस से पढ़ा दूंगा। सेकंड चीज, जो vn-vn-1 का मेथड है वो भी रिवाइज करना है। उसमें जनरली यही होता है कि ऑल्टरनेट टर्म्स का कैंसिलेशन हो जाता है। अगर फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म बच रही है तो लास्ट ब्रैकेट की लास्ट टर्म बचेगी, या फिर फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड टर्म बच रही है तो लास्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म बचेगी। मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव टर्म बचती है हमेशा। तो यहाँ पे यहाँ वाली नेगेटिव टर्म बच रही है, तो यहाँ की पॉजिटिव टर्म बच जाएगी। ये इस एस एन का आंसर हुआ। एन की जगह इंफिनिटी पुट करने से फर्स्ट टर्म π/2 बन गई, और सेकंड टर्म में तो एन कहीं है ही नहीं, तो ये tan वर्स x एज इट इज है। तो ये इस पूरे क्वेश्चन का, बिकॉज क्वेश्चन ने सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स पूछा था, ये हो गया। थोड़ा और क्लैरिटी के लिए मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हैंड टू हैंड लिख रहा हूँ, तो ये तो सिर्फ अभी नोट कर लो। किसी को अगर डाउट भी है ना तो भी नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, उसमें तुम्हारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। वैसे टाइम हो गया होने वाला है, बट ये क्वेश्चन आराम से कर लेना, जल्दबाजी नहीं करनी है, मतलब मिस्टेक नहीं होनी चाहिए।
सबसे पहला स्टेप है इस एक्सप्रेशन का जनरल टर्म लिखना है। तो इसका जनरल टर्म टू तो सभी जगह ऊपर है ही, नीचे का जनरल टर्म एन स्क्वायर समझ आ गया होगा, ये तो पैटर्न सिंपल ही है। ठीक है, अब हमारा एम है, अब इस मेथड को वापस से समझना कि अब हमारा एम है इसे हम tan वर्स एक्स माइनस tan वर्स वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करें, और उसके लिए tan वर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, तो नीचे वन आना चाहिए। अभी नीचे कहीं वन लिखा हुआ नहीं है, तो हमने क्या किया, ऐसे लिख दिया, तो वन बना लिया। ठीक है, वन बनाने के बाद जो भी बचा हुआ है वो दो फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट होना चाहिए, और ये सबको दिख भी गया होगा कि ये वन प्लस एन माइनस वन या एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन लिखा हुआ है। ये हो गया थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप जनरल टर्म, सेकेंड स्टेप वन क्रिएट करना है, थर्ड स्टेप वन को बनाने के बाद जो भी बचा है उस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बनने चाहिए, वो एक्स इंटू वाई की फॉर्म में बनना चाहिए। फोर्थ स्टेप कि ऊपर जो नंबर लिखा है वो नंबर एक्स और वाई के डिफरेंस से बनना चाहिए, और यहां पे बन रहा है। इस टू को हम एन प्लस वन माइनस एन माइनस वन, ये लिख सकते हैं। अब इतना लिखने के बाद अब तुम आगे सॉल्व करो और आंसर बताओ फाइनल। उमंग गर्ग पाई बाय फोर। और किसी का आंसर आएगा? रोहित का आंसर थ्री पाई बाय फोर, और उमंग अमन और विनय का आंसर नहीं, उमंग और अमन का पाई बाय फोर, विनय का माइनस पाई बाय फोर। विनय क्वेश्चन देखो और उसका आंसर देखो, नेगेटिव आ सकता है क्या? बिकॉज सारी की सारी टर्म्स पॉजिटिव लिखी हुई है, तो नेगेटिव आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है, आंसर तो पॉजिटिव ही आना चाहिए। अमन पाई बाय टू माइनस पाई बाय फोर माइनस जीरो। जिनका देखो कई बार क्या होता है, अब सिंस अपना पेपर, अब एक बार सारे लोग सुना ध्यान से कि अपना पेपर ऑब्जेक्टिव है, और मान लो ऑप्शन में यही जो तुम आंसर बोल रहे हो यही लिखे होते, डी में भी किसी ने कुछ बोला नहीं है, तो अभी मान लो ये तीन ऑप्शन होते। ठीक है, तो हमने कहा कि ये आंसर, और क्वेश्चन जो था मैं यहाँ पे वापस से लिख रहा हूँ, क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म ये था, क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म ये था, और आगे की सारी टर्म्स पॉजिटिव थी, तो ये वाला आंसर तो हो ही नहीं सकता बिकॉज ये नेगेटिव आंसर है। सबसे पहले तो बिना सॉल्व किए, मान लो डी ऑप्शन मान लेते हैं माइनस पाई बाय टू होता, तो ये दोनों ऑप्शन तो रिजेक्ट हो ही गए। अब इन दोनों में से बिना सॉल्व किए कैसे चेक कर सकते हैं
कि फर्स्ट टर्म खुद π/4 से बड़ा एंगल है, tan इनवर्स 1 π/4 हो जाता है, तो tan इनवर्स 2 तो π/4 से बड़ा एंगल हो गया, तो ये वाला ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया, तो 3 π/4 आंसर आ जाएगा। ये है ऑब्जेक्टिव मेथड। प्रॉपर मेथड की अपन बात कर लेंगे, लेकिन कई बार सिर्फ इतना, क्योंकि कई बार मेंस एग्जाम में, एडवांस में तो कभी नहीं होगा, बट मेंस एग्जाम में ऑप्शन को चेक करके भी हम अपना आंसर डिसाइड कर सकते हैं। कई सारे केसेस में ऐसा हुआ भी है, तो ये चीज भी अपन को खुद से डेवलप करनी है। और ये जब तुम डीपीपी सॉल्व कर रहे हो तो इस चीज की भी प्रैक्टिस करा करो कि ऑब्जेक्टिव मेथड से ही इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि एन की वैल्यूज पुट कर ली या इस तरह से ऑप्शंस को रिजेक्ट करके। ठीक है, अब प्रॉपर मेथड देख लेते हैं। यहां तक का पार्ट तो सबको समझ आ गया होगा, ये tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स n-1 बन रहा है। अब जब हम यहाँ पे n की वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, 3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखो एक और चीज है कि कैंसिलेशन जो है, tan इनवर्स 2 का कैंसिलेशन जस्ट नेक्स्ट ब्रैकेट से नहीं हो रहा, एक ब्रैकेट छोड़ने के बाद हो रहा है। तो tan इनवर्स 2 का कैंसिलेशन यहां जाके हुआ, तो tan इनवर्स 3 का कैंसिलेशन और आगे के ब्रैकेट से होगा। तो इसका मतलब कि tan इनवर्स 0 और tan इनवर्स 1 ये कभी भी कैंसिल नहीं हुए। तो अगर फर्स्ट टू ब्रैकेट्स की टू नेगेटिव टर्म्स बच रही हैं, तो लास्ट टू ब्रैकेट्स की टू पॉजिटिव टर्म्स बचेंगी, तो ये भी बचेगी और ये भी बचेगी। ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। बट अगर फर्स्ट स्टार्टिंग के स्टेप से अगर दो नेगेटिव टर्म्स बच रही हैं, तो लास्ट के स्टेप में दो पॉजिटिव टर्म्स बचेंगी, जिनके बीच में मैंने नीचे भी डॉट लगाया हुआ है। तो ये जो Sn है, ये Sn बन गया हमारा tan इनवर्स n+1 tan इनवर्स n+1 और tan इनवर्स n तो पॉजिटिव साइन के साथ, और tan इनवर्स 0 और tan इनवर्स 1 नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, ये Sn है। S इंफिनिटी की बात करेंगे तो ये π/2, ये π/2, ये 0 और ये π/4। तो ये 3 π/4। तो ये एक, ये भी अगेन अब Vn-1 Vn-Vn-1 मेथड का पार्ट हो गया, कि जितनी टर्म्स नेगेटिव वाली बचती हैं उतनी ही टर्म्स आगे जाके पॉजिटिव वाली बचेंगी। तो ये उस पार्ट का हो गया। अगर हम पर्टिकुलरली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर की बात करें, तो हमने जो यहां तक की बात करी थी पहले, वो इंपॉर्टेंट है कि किसी भी एक सीरीज के जनरल टर्म को किस फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए हमने tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करना था, वो हमने मेथड डिस्कस कर लिया। तो अभी देखना है इस पूरे सॉल्यूशन में कोई डाउट है किसी को। कल संडे भी है, तो अभी अपन नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास अपनी अब गूगल मीट पे होगी, बिकॉज डिस्कशन ज्यादा है, तो अपन गूगल मीट पे ही लेंगे। और होमवर्क में एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 दोनों का जे और के सेक्शन। ठीक है, अपना जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। एसएन के बाद वापस से बताना। एसएन तो ये आ गया, एसएन में तो कैंसिलेशन के बाद यहां तक आ गया था। एस इंफिनिटी के लिए एन की जगह इंफिनिटी रखा, तो ये tan इनवर्स इंफिनिटी π/2, tan इनवर्स इंफिनिटी π/2, और ये दोनों तो 0 और π/4 नहीं। आईटीएफ वाला पोर्शन कंप्लीट है। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर से वापस से एक बार फंक्शन ही शुरू करेंगे, जो फंक्शन का पेंडिंग पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे। तो एक बार नेक्स्ट लेक्चर में अपन देख लेंगे कि तुम्हारा कहां तक कंप्लीट हुआ है और डिस्कशन में कहां तक हुआ है। फंक्शन में आईटीएफ वाला पोर्शन कंप्लीट है अपना। ठीक है, होमवर्क में पार्ट 1 पार्ट 2 का जे और के सेक्शन। ठीक है, क्लास में अब एंड कर रहा हूं।